वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा आप यहाँ स्लाइड पर देख ही रहे होंगे, आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर गैस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और उससे रिलेटेड मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की या एचएसएससी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस में पीजीटी बायोलॉजी या एनवीएस में पीजीटी बायोलॉजी की या डीएसएसबी में पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैस ट्रांसपोर्ट में आपको कौन कौन से ट्रांसपोर्ट पढ़ने पड़ेंगे। गैस ट्रांसपोर्ट में आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि ये क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। यहाँ रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्वेलाई से सिस्टमैटिक टिश्यूज या फिर हम कह सकते हैं वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब एल्वेलाई से हमारी टिश्यूज तक और टिश्यू से वापस एल्वेलाई तक आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या है यहाँ डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर हमें देखना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो दो तरीके आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग्स से हमारे बाकी वेरियस टिश्यूज के अंदर किस प्रकार से पहुंचता है। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है फिजिकल सॉल्यूशन के आधार पर। अगर फिजिकल सॉल्यूशन की बात करता हूं मतलब ब्लड प्लाज्मा के आधार पर, तो केवल और केवल मतलब मुश्किल से 3% ही जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व स्टेट के अंदर मतलब प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन क्या है 3% ट्रांसपोर्ट होती है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा तरीका क्या है, एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। रेड कलर का पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हम बोल सकते हैं। और इसके साथ जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो लगभग 97% क्या है आपको देखने, मतलब 97% जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा आपको ब्लड के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तो हम कहेंगे जी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं यहाँ पर बाइंड होते हैं। और वहीं जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन भी कहते हैं। 4 हीम यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, कैरी करता है। और इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है ना हीमोग्लोबिन के साथ, ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन और साथ में अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कराया जाए या हम कहें कि किस प्रकार से ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगा, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको क्या है समझना चाहिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि गैस ट्रांसपोर्ट में हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर हमारी एल्वेलाई से हमारे टिश्यूज के अंदर क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, वाइस वर्सा। इट मींस कि अपोजिट भी हो सकता है, टिश्यू से एल्वेलाई तक भी क्या है आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो देखने को मिलती है। और जब एल्वेलाई से आप बॉडी तक लेकर जाएंगे तो इसका मतलब वहां ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट है ना वो लंग्स से वेरियस टिश्यू तक जाता है। तो दो तरीके ही हैं, एक तो डिजॉल्व फॉर्म में और एक क्या है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अगर मैं डिजॉल्व फॉर्म की अगर बात करता हूं तो ये 3% ही क्या है ऑक्सीजन हमारा डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में क्या है ये मूव करता है। और वहीं अगर मैं बात करता हूं 97% ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। और जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेशन कहेंगे।
और हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम यूनिट्स होती है, मतलब 4 चेन आपको देखने को मिलती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए तक मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, अगर ये बीच में मैंने हीमोग्लोबिन लिखा ना, है ना, हीमोग्लोबिन का बनाया, तो यहाँ मैंने लिख दिया आयरन, तो 2 चेन ऊपर और 2 चेन नीचे, है ना, ऊपर हो सकता है अल्फा हो, नीचे वाली कौन सी हो जाएंगी, बीटा चेन हो जाएंगी, लीजिए। और इनके साथ जाके क्या है, ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। क्या बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, जो हमें याद करना है। और आपसे कोई पूछे कि बताइए जो ऑक्सीजन जो बाइंड हो रही है ना हीमोग्लोबिन के साथ, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मतलब पीएच, और इसके अलावा टेम्परेचर। तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ने। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गए, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्या बन गया यहाँ पर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, ज्यादा, और वही पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कम। और ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलेगी आपको, लंग्स के अंदर क्या है देखने को मिलेगी। और वहीं अगर देखा जाए यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापिस हो जाता है कि इसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की फॉर्म में, है ना, तो उस दौरान आप देखेंगे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, ज्यादा। टिश्यूज के अंदर क्या है, आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहां आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। एल्वेलाई की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ हमारी एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, और वहीं पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम। और यहाँ पीएच भी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और लोअर टेम्परेचर क्या है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। और ये जो फैक्टर है ना, ये फेवरेबल होते हैं किसके लिए, ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन क्या है वहां पर हो सके। और वहीं अगर मैं चर्चा करता हूं टिश्यूज की, तो टिश्यूज के अंदर क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और यहाँ जो टेम्परेचर है ना वो भी हाई टेम्परेचर क्या करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। उस दौरान ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, और वहां से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अरे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करता हूं तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, कितने ml ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिलीवर करता है, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 5 ml ऑक्सीजन क्या है हमारे टिश्यूज के अंदर डिलीवर होती है, और वो भी अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में आपको ऐसा देखने को मतलब 100 ml में केवल 5 ml ही ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को क्या होती है, अवेलेबल हो पाती है। तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सभी को। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो एक तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ से। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की अगर मैं बात करूं, एक तो ये सिग्मोइड कर्व है, जो कि यहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं क्या, when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of the oxygen। ठीक है, ये आपको दिख रखा है। और इसका जो यूज है ना, ये स्टडी करने के लिए कि जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, है ना, इसके अलावा आप देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और आप देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कराने के लिए। तो ये जो आपका जो कर्व है, इस कर्व की सहायता से हम इजीली क्या है बता पाएंगे कि किस प्रकार से जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करता है। तो यहाँ नीचे तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दिया हुआ है, और यहाँ पार्शियल सैचुरेशन दिया हुआ है हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियर है। तो आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व। अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप देखें कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराता है हमारे टिश्यू से हमारे लंग के। तो इस दौरान जो हमारी टिश्यूज होती है वहां पर पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है कैटाबॉलिज्म की वजह से। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा ना वहां पर,
तो ब्रेक डाउन ज्यादा होगा तो इसका मतलब वहां पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और वही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है वहां पर कम। तो आप ये देखिए हमारे लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है और वहीं ऑक्सीजन का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। तो देखिए अब हमारे टिश्यू में कंसंट्रेशन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की और लंग्स में क्या है कम, तो ज्यादा से कम की तरफ क्या होगा, मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो तीन तरीके हैं कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला जो तरीका है वो है एज ए कार्बोनिक एसिड। अगर हम अपने टिश्यूज की बात करते हैं तो लगभग 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व फॉर्म में जाती है। जैसे आपने उसमें बात करी थी कि डिसॉल्व फॉर्म में कितनी जाती है ऑक्सीजन, तो हमने कहा था 3%, और यहाँ कितनी जाती है 7% जाती है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा वाटर के अंदर और वो फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये जाते हैं कहां पर, हमारे लंग्स में। दूसरा है एज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाते हैं। तो हमारे टिश्यूज के अंदर लगभग 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाता है और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेते हैं जिसको हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। और ये हमारी एल्यूलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर लेगा। और वही तीसरी जो कंडीशन है वो तरीका है एज ए बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की मैं बात करता हूं तो हमारे बॉडी में लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी एज ए बाइकार्बोनेट मेथड के तहत होता है। तो आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, और ये लगभग आपको प्लाज्मा के अंदर भी क्या है देखने को मिलता है। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो 3 तरीके से, एज ए कार्बोनिक एसिड, एज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के तहत और एज ए बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और वहीं अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करें तो 2 ही तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो डिसॉल्व फॉर्म में और एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या होता है ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज क्लियर हो जाएंगे आपको। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये आपको थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी देखने को मिल जाएगा। तो टिश्यू साइड के अंदर आपको क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ बाइंड अप होगा तो इसको जोड़ने के लिए कौन हेल्प करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब यही कार्बोनिक एसिड क्या है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी किसकी वजह से, तो आप कहेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से। तो ये जो ऊपर की जो रिएक्शंस आपको देखने को मिल रही हैं, ये रिएक्शन प्रोसीड करती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होंगी तो इसका मतलब इनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ कंपेयर करके याद करना है, जब हमने बात करी थी ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट होता है तो लगभग 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कितना करेगा, 5 ml ऑफ O2। तो 100 ml अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वो केवल 5 ml ऑक्सीजन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। वहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूंगा तो 100 ml में लगभग ये केवल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी एल्यूलाई तक पहुंचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये चीज भी क्या होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रेन के अंदर ना बहुत सारे क्या है रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देयर आर द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जैसे कि इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर्स होते हैं, ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि हमारी बॉडी के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं। और ये रेस्पिरेटरी रिदम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए हमारे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसको रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, तो हम कहेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। इसके अलावा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं इसको पोन्स के बारे में हम बोलते हैं। ये भी वही आपको मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास आपको देखने को मिलता है। इसका ना थोड़ा सा मॉडरेट फंक्शन आपको क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फॉर्म में बोलते हैं इसको। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। जैसे हम बहुत तेजी से दौड़ लगा लेते हैं कई बार,
तो हमारे सांस चढ़ जाते हैं ना। अब वो जो सांस जो धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशंस में आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, तो हम कहेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर की वजह से, मतलब पॉन्स की वजह से क्या है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। एक और है चीज आपको क्या याद रखनी है, कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया का मतलब है कि हार्मोन्स की सहायता से भी कंट्रोल एंड रेगुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो एडजेसेंट है रिदम सेंटर, तो मैं कहूं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करने का काम करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ से सिग्नल्स मिलते हैं रिदम सेंटर। तो जो रिसेप्टर्स है ना, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में कोई ना कोई बदलाव हुआ है, तो ये सिग्नल्स पहुंचा देते हैं रिदम सेंटर के पास। और फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही कम क्या है, ये देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा तो नॉर्मल फंक्शंस बहुत तेजी से हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से कम हो रहा है तो तुरंत क्या है, आपकी जो रिदम सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। अब सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो हमारे सांस लेने की गति बढ़ जाएगी। और मान लीजिए ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, हम आराम से क्या ले पाएंगे, सांस ले पाएंगे। अब बारी आती है कुछ डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हमें चर्चा करनी है के बारे में। तो आपने सुना ही होगा एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इसका मतलब है कि परमानेंट स्वेलिंग आ जाती है हमारी ब्रोंकाई के अंदर। आपने डायग्राम तो देखा ही होगा, उस डायग्राम के अंदर आपने ब्रोंकाई देखा था, तो हम बताते हैं कि वहां पर क्या होता है, परमानेंट स्वेलिंग क्या है आपको देखने को मिलती है। और ब्रोंकाइटिस वाले पर्सन्स को क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो देखो कफ हो जाती है ना, और इसके अलावा वहां पर म्यूकस क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। म्यूकस ज्यादा होगी तो बार बार खांसी आएगी, और हो सकता है कि वहां पर जो पस सेल्स है ना वो स्पिटेड आउट, मतलब कि मवाद क्या है मुंह से बाहर आने स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखना है जिसका, जब ब्रोंकाइटिस में परमानेंट स्वेलिंग होती है तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा है ब्रोंकाइल अस्थमा, ये थोड़ी सी एलर्जिक अटैक होती है, मतलब सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ब्रोंकाइल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है आपको देखने को मिलता है, ये बार बार खांसते रहोगे और इसके अलावा सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइल अस्थमा। एक आपने बीमारी सुनी होगी एम्फाइसेमा, और इससे रिलेटेड तो बहुत बार एसटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, एसपीएससी में भी पूछा गया था। तो एम्फाइसेमा एक कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो एल्वेलाई की जो वॉल्स होती है ना वो ब्रेक हो जाती है, और जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है ना गैसेज एक्सचेंज वाला वो कम हो जाता है। जब गैसेज एक्सचेंज के लिए सरफेस अगर कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है बहुत कम मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के अंदर जा पाएगी। और ये होता किसको है, जो बहुत ही ज्यादा सिगरेट मतलब लगातार चेन स्मोकर बोलते हैं ना, अगर वो है तो इसका मतलब उसको एम्फाइसेमा होने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आपने निमोनिया सुना होगा, है ना, छोटे बच्चों में भी ज्यादातर देखने को मिल जाता है, बड़ों में भी होता है। एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब कुछ समय के लिए होती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है हमारी एल्वेलाई के अंदर, और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। निमोनिया कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसकी वजह से क्या है ये कॉज होता है ना। इसके अलावा लंग कैंसर, लंग कैंसर याद करना है कि जो बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनके लंग्स में कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी का मतलब क्या है, इतना खतरनाक हो जाएगा कि उसको आप उस पर्सन को बचा नहीं पाओगे, उनकी जो ब्लड कैपिलरीज है ना वो रप्चर हो जाएंगे वहां पर, और जब ब्लड कैपिलरीज रप्चर होंगी तो इसका मतलब जो ब्लड है ना वो बहुत तेजी से फ्लो करेगा, और जहां जहां पर भी फ्लो करेगा तो सिंपल सी बात है वो ऑर्गन काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग क्या है आपको देखने को मिलती है और वो डेथ हो जाती है। इसके अलावा लास्ट में आप देखेंगे हे फीवर, ये एलर्जिक डिसऑर्डर होती है। नेजल लाइनिंग, नाक में मतलब उंगलियां डालते रहते हैं ना लोग, और ज्यादातर क्या होते हैं हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे कि लाइनिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स और अदर फॉरेन पार्टी। आपने देखा होगा कि भाई कई बार मान लीजिए कि धूल की एलर्जी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आप साफ सफाई कर रहे हैं तो धूल मिट्टी तो उड़ेगी, अब वो धूल मिट्टी की एलर्जी क्या है, तुरंत सिंपल सी बात है कि आपके नाक के अंदर जाएगा और वो एलर्जी कॉज करने का काम करेगा। अब यहाँ क्या है, जुकाम वगैरह हो जाता है और फिर क्या है एलर्जी वहां पर देखने को मिलता है। कुछ और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि पल्मोनरी टीबी, ये कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। डिप्थेरिया जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से होता है। कोरिजा ये राइनोवायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा
ये इन्फ्लुएंजा वायरस, और सार्स ये HCV है ना। तो ये जो बीमारियां हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इनके बारे में इंपॉर्टेंट वन है, ये वाला थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। और थोड़ा सा एक चीज और याद रखिए, नोट करके, एल्टीट्यूड सिकनेस आपने देखी होगी। जो पर्सन ना बहुत ही जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई का मतलब है कि पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होता चला जाएगा। इस कंडीशन में ना हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारे ये जो जेजी सेल है ना, जेजी सेल्स, ये क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आरबीसी की प्रोडक्शन क्या है आपको देखने को मिलती है। और इससे जो आरबीसी का जो साइज है ना वो भी बढ़ जाता है। आरबीसी का साइज क्या है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जेजी सेल्स कहाँ होते हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। हो सकता है आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, वैसे आपको फुल फॉर्म तो मैं बता ही देता हूँ। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हम बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है ये मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया। अब लास्ट है हमारे पास यहाँ पर, इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब काम धंधे जो करते हैं लोग, उनको भी ये बीमारियां हो सकती है। और जब उनको भी ये बीमारियां होंगी तो उनमें सबसे पहला है एंथ्रासोसिस, मतलब जो कि न्यूमोकोनियोसिस, जो कि कोल वर्कर्स होते हैं, कोयले की खदान में काम करते हैं, तो उनकी जो फाइब्रस टिश्यू है वो लंग्स के अंदर क्या है, जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, ये बीमारियां क्या है उसको देखने को मिलती है। सिलिकोसिस, इसमें क्या होता है, ज्यादा समय तक अगर मान लीजिए धूल मिट्टी में काम कर रहे हैं, सिलिकॉन कंपाउंड्स आपके बॉडी में निकल जाए। और जो ग्लास इंडस्ट्रीज है या फिर मिट्टी के काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, कॉपर माइनस का काम करते हैं, तो उसमें ना बहुत तेजी से फिब्रोसिस क्या है आपको देखने को मिलती है, और इवन उनको क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है कई बार। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी काम करना है तो आप ऐसे काम करें जिसमें कोई ज्यादा बीमारी क्या है आपकी बॉडी में देखने को ना मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट रुकिएगा, अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख पा रहे हो। तो मुझे बताना है कि भाई इंक्रीज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन लीड्स टू इंक्रीज इन एसिडिक नेचर। भाई जितना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा वैसे ही एसिडिक नेचर भी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 24 पहला ही क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है। क्या आप इसको बॉल्स इफेक्ट कहेंगे, क्या हैमबर्गर फिनोमेना कहेंगे, या क्लोरेल शिफ्ट, या फिर हेल्डेन इफेक्ट। तो याद रखिएगा इसको हम हेल्डेन इफेक्ट कहेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। सेकंड, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कैसा कर्व था वो, सिग्मोइड, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या स्ट्रेट लाइन आपने देखी थी। तो ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व है ना वो कैसा है, तो आप कहेंगे सिग्मोइड कर्व क्या है आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे इस तरीके से इसे देखने को मिलती है ना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व के अंदर, ये इस तरीके से देख लीजिए। अगला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट्स इनटू ऑक्सीजन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, डिसोसिएट किसमें, ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो कब होंगे, तो वो कब होंगे, तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यूज में क्या होगा, कम होगा। जब ऑक्सीजन का प्रेशर टिश्यूज में क्या होगा, कम होगा, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो 26 का भी ए आंसर क्या है आपको देखना। अब है क्वेश्चन नंबर 27। आपने देखा यहाँ पर मैमेलियन लंग्स हैव एन इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्यूलाई, दिस इज टू अलाउ। तो मैमेलियन जो लंग्स है ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एल्यूलाई क्या है आपको देखने को मिलते हैं, मतलब एल्यूलर सैक्स आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस क्या होंगी वहां पर डिफ्यूज होंगी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन सकता है, क्या पहला बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। more space for increasing the volume of inspired air, नहीं, more surface are of diffusion of gases, ये ठीक रहेगा। ठीक है भाई। अगला है spongy texture of keeping lungs in proper slab, ये गलत, nerve supply ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है 28, मोस्ट इंपोर्टेंट वन है, CBSE AIPMT प्री मेडिकल टेस्ट 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि भाई 2014 में पूछा गया था तो आज के दिन भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
चाहे आप केवीएस एमबीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी क्वेश्चन क्या है आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हमारा ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है टू द लंग्स। तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा? क्या बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू करेगा, क्या ये डिसॉल्व फॉर्म में करेगा, या फिर आरबीसी के साथ बाइंड अप कर लेगा, या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज ए बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29, पार्शियल प्रेशर आपको पता है ऑक्सीजन का, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर। जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको पता है, जब लेते हैं तो 158 होता है और जब छोड़ते हैं तो 116 mmHg क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो 29 का जो आंसर होता है वो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन ह्यूमन बीइंग्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इज रिस्पेक्टिव। जब हम सांस लेते हैं जब सांस छोड़ते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि 40% तो होता है जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते तो होता है 46 mmHg। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ ए मायोग्लोबिन इज, मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस प्रकार का होगा? तो याद रखना भाई हाइपरबोलिक होगा। कैसा होगा? हाइपरबोलिक। मायोग्लोबिन के याद रखिएगा भाई हाइपरबोलिक होता है। इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 32, देख पा रहे होंगे सीबीएसई एआईपीएमटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में आया था ये क्वेश्चन। तो एबीसीडी आपको यहां पर दे रखा है ना, तो आपसे पूछा है कि ये करेक्ट बता दीजिएगा इसके अंदर जो बिल्कुल सही है। तो पहले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो, ए कह रहा है एलुलर कैविटी, तो ए आपको यहां पर एलुलर कैविटी दिखाई दे रही है, तो आप कह रहे हैं हां बिल्कुल सही। मेन साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब एलुलर कैविटी भी है और मेन साइट है गैसेस एक्सचेंज के लिए, बिल्कुल सही। बी डी दे रखा है यहां पर कि कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल कहा गया है और ये जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि डी जो है वो एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। और रेड ब्लड सेल ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनली हीमोग्लोबिन, नहीं भाई आरबीसी क्या हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये तो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कराता है और कार्बन डाइऑक्साइड, गलत हो गया। आर्टरियल कैपिलरी, डी आपको सी ऑप्शन में देखा, हां ये ठीक है। क्या ये ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है? तो देखो ये अभी कहां जा रहा है, तो हम कह रहे हैं यहां तो टिश्यू से कहां आ रहा है, एलुलाई के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका ए है वो क्या रहेगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, और ये नीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पार्शियल प्रेशर है ना ऑक्सीजन का एलुलाई के अंदर ऑफ द लंग्स इज, वो क्या रहेगा? तो आप कहेंगे कि वो ज्यादा रहता है, मोर देन दैट इन द ब्लड, मतलब वो आपको ज्यादा ही क्या है देखने को मिलेगा। रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड फिल्म, रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड फिल्म, तो क्या होगा? तो वहां पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है ना, जुड़ने की जो जुड़ाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से अगर पीएच क्या होता है ब्लड का रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है, इफ 100 ml of blood has 15 gram hemoglobin and 1 gram of hemoglobin carry about 1.34 ml of oxygen, then 135 ml of same blood will carry how much oxygen? तो आपको बताना है 135 ml सेम ब्लड दे रखा है, तो वो उसमें कितने ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा। 100 ml में आप यहाँ देख रहे हैं कि 15 ग्राम क्या है हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो आपसे पूछा 135 ml का बता दीजिए कि कितना मात्रा में ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर कैरी करेगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ बता देता हूँ, आप इसको निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से इसका जो आंसर है वो आपको दे दिया जाएगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी है ना। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27 ml। कैसे आया, क्यों आया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा अगर आप लोग पूछेंगे तो। क्वेश्चन नंबर
36। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार ना, स्टेटमेंट देनी बहुत बड़ी सारी और उसके बाद आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका है। तो 36 का अगर आप देखें तो पहला कहता है कि अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू, बिल्कुल सही। 23% कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के थ्रू, बिल्कुल सही। 70% है भाई, तो मतलब पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल देखते ही ठीक है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा, द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन प्लाज्मा फॉर्म्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस बना लेगा क्या? नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो एक एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है? एंजाइम है जो कन्वर्जन करने का काम करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अब सोचिए कि पहला सही है दूसरा गलत, तो यहाँ सेकंड है या थर्ड है या फर्स्ट है या फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड तो गलत हो गया ना हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। As carbon dioxide produced in the tissues combined with water in the blood, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज के अंदर जब वाटर के साथ कंबाइन होती है ना, तो किस फॉर्म में कंबाइन करेंगे? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग अकर, मतलब कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, क्लोराइड आयन एंटर करेगा हमारे ब्लड के अंदर, और जो ज्यादातर जो कार्बोनिक एसिड है आयनिक है ये कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और जो कि आरबीसी को लीव करके कहां है? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर पहुंच जाएगा। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। नेक्स्ट आता है ये आपका यहाँ पर 38। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो फटाफट देखते हैं इनके आंसर्स। द बेसिक इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड इन द, बेसिक इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी जो सेंटर है वो कहां लोकेट होते हैं? 38 का आंसर है, 38 का आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। इसके अलावा न्यूमैटिक एंड इनहिबिटरी सेंटर आर एसोसिएटेड विद, आपको बताया था कौन से और किसके लिए होता है? रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, इंस्पायरेशन के लिए या फिर एक्सपायरेशन के लिए। तो 39 का आंसर क्या हो गया? ब्रीदिंग, क्योंकि ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं। कौन? पोन्स वेरुली, जो कि हमारे ब्रेथ के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करूं, अगर आप इन्फ्लेमेशन देखते हैं हमारे लंग के अंदर, कवरिंग कॉज सेवियर चेस्ट पेन, मतलब लंग की जो कवरिंग होती है ना, पैराइटल कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। अब वहां पे क्या है? इन्फ्लेमेशन होने लगी, मतलब पेन होना स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन में कौन सी बीमारी होगी? एम्फाइसेमा, प्लूरिसिवाई और एस्फाइक्सिया या हाइपोक्सिया, कौन सी बीमारी होगी? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं तो आप कहेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो प्लूरिसी, क्या बोलेंगे? प्लूरिसी के बीमारी क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 41, जब when the oxygen supply to the tissues is inadequate, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारे टिश्यूज में बहुत कम हो जाती है, तो कंडीशंस क्या है? तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे टिश्यू में बहुत ही कम हो जाती है, इनएडिक्वेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उस बीमारी को बोलेंगे हाइपोक्सिया। क्या बोलेंगे उसको हम? हाइपोक्सिया। और ये ज्यादातर कहाँ होती है? जब हम ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तब ये बीमारी क्या है आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42 नीट 2016 के फर्स्ट उसके अंदर पूछा गया था, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मेनली कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है और ये आपके स्टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा कौन सी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगी। उसका जवाब होगा एम्फाइसेमा। कौन सी होगी भाई? एम्फाइसेमा। 42 का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन का होगा, करेक्ट। 43 Which of the following is an occupational respiratory disorder? मैंने आपको तो दो ही बताए थे, सिलिकोसिस और एंथ्रेसिस, है ना, तो इन दोनों में से ही है कोई। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकोसिस आपका यहाँ पर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 44 नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, which one of the following options correctly represent the lung condition in asthma and emphysema respectively? आपको करेक्टली क्या है ये बताना है कि जो लंग की जो कंडीशंस है ना, अस्थमा और एम्फाइसेमा, वो कैसे है? क्या इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, या फिर इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, या इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, या फिर डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो आपका जो 44 का जो आंसर है क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे देखिए एक तो हमारी जो ब्रोंकियोल्स है ना वहां पर इन्फ्लेमेशन देखने को, और रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है वहां पर? डिक्रीज होती है। तो ये आपको ऑप्शन क्या है यार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45,
Which one of the following is the correct statement for the respiration in humans? Correct statement बता नहीं है आपको, तो 45 का जो आंसर है, तो आप देख लीजिए, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, बिल्कुल भी नहीं, एल्वेलाई के अंदर होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एआईपीएमटी में पूछा गया था सीबीएस के बारे में। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूरोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन, नहीं भाई, ये आ जाएगा आपका कौन सा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा हमारे पास मेडुला ऑब्लेंगेटा। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फिब्रोसिस, बिल्कुल सही, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90% कार्बन डाइऑक्साइड का होता है हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल गलत है ना, 23% क्या आपको देखना पड़ता है ना भाई, तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46, ब्लड एनालिसिस आपको देखने को मिला है। ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट। मतलब कोई भी अगर हम ब्लड एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी पेशेंट, तो उसके अंदर आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा देखना, ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में आपको देखना, तो क्या रीजन हो सकता है उसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि काफी देर हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वीडियो भी काफी बड़ी बन गई है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट वो पॉल्यूटेड एरिया को इनहेल कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आ रहा है 47, which of the following diseases and their target parts are matched correctly। सही बताना है भाई, इनमें से बिल्कुल सही बात कौन सी है, 47 का आंसर आपको बताना है। क्या एम्फाइसेमा नेजल लाइनिंग, बिल्कुल गलत। अस्थमा ब्रोंकियोल्स, ठीक है। हे फीवर एलुलर सैक, ये गलत हो जाएगा। प्लूरिसी प्लूरल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ देखिए कौन से उसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, ए बी सी डी, तो इसका पहले में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था सीबीएसई एआईपीएमटी के अंदर, मतलब दो फॉलोइंग चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लेन ट्रैवलर्स व्हेन दे मूव टू द हाई एल्टीट्यूड, मतलब हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो उस कंडीशंस में आपको क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या रेड ब्लड सेल का साइज बढ़ेगा, तो आप कहें हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, ऐसा है क्या, नहीं। क्या रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगी। क्या ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, तो आप कहेंगे इसका हम अभी कैसे ना, बिल्कुल बढ़ेगा जी बढ़ेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या थ्रोम्बोसाइट अमाउंट बढ़ेगी, नहीं, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड देखिए ऑप्शन का है, तो सेकंड और थर्ड तो आपका ए में दिया हुआ, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 48 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भाई 49, आपको यहाँ पर बताना है कोड, है ना। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म किसके थ्रू सांस लेते हैं भाई, अर्थवॉर्म किसके थ्रू सांस लेते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, फिशेस, बर्ड एंड रेप्टाइल्स। तो देखिए सबसे बढ़िया तो ये है कि आप बर्ड एंड रेप्टाइल की बात करें तो लंग्स, तो डी का तो 3 आएगा, अब डी का 3 देख लो कहां है, तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। अब बाकी ए बी सी के अंदर आपका आंसर है। फिश की बात करें तो फिश में आपको गिल्स देखने को मिल जाती है, तो सी का 2 देख लीजिए, सी का 2 कहां दिया हुआ है, तो यहाँ तो 4 दिया हुआ है, गलत हो गया, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ गलत, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अर्थवॉर्म क्या है, मॉइस्क्यूटिकल, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड की बात करें तो क्या कि दूसरा सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50, तो आप देखिए टाइडल वॉल्यूम, तो सबको मालूम है टाइडल वॉल्यूम तो होता है जी 500 टू 550 ml, लो जी। अब आपके पहला ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया, एलिमिनेट कर दिया आपने यहाँ से। अब बचा आपके पास कौन सा, आपके पास बचे हैं बी और सी ऑप्शन आपके बचे। आपसे पूछेगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो वही आपको देखने को मिलेगा 2500 टू 300, सॉरी 2500 से लेकर 3000 ml, या फिर आप कह सकते हैं 2500 ml से लेकर 3000 ml आपको देखने को मिलेगा। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन ये। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर बात करूं तो ये आ जाएगा आपका कितना 1000 से 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो 1100 टू 1200 ml के आपको देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इसके बाद आपका ये जो सेशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। समझ में ना आए तो भी लिख दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करूं
तो देखो लंग इरिटेशन कब होती है, जब एस्बेस्टोस की एक्सपोजर क्या है देखो। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्लैक लंग कोल वर्कर्स, वो कोयले खदान में काम करें तो लंग्स कैसे हो जाते, काले हो जाते। सीबीडी है ना, तो क्रॉनिक आप देखेंगे ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन आपको क्या है देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, पुअर वेंटिलेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और ब्राउन लंग कहाँ देखने को मिलता है, तो मेटलर्जिक ऑक्यूपेशन के अंदर आपको। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन 51 का जो एक मिनट रुकिएगा, सीबीडी नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सीबीडी की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका आएगा मेटलर्जिक ऑक्यूपेशन है ना, ये तो ये हो गया। और ब्लैक कलर का आ जाएगा पुअर वेंटिलेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा आपका, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करें, ताकि जिन भी बच्चों को आवश्यकता है तैयारी की, तो वो फ्री में बिल्कुल तैयारी क्या है अभी कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।